ईरान के संसद अध्यक्ष ने पहली बार वह बात मानी है जो शासन कभी नहीं कहता था। ईरान के पास बचने का एक ही रास्ता है, पर्शियन गल्फ युद्ध शुरू करना। यह धमकी नहीं, स्वीकारोक्ति है। नेतृत्व जानता है कि लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। इसी कारण ईरानी राष्ट्रपति अब सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाने वाले देशों को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। और जानकारी के लिए सुनिए। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी से माहौल तनावपूर्ण है। सप्ताहांत के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान में बयान दिए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोला। श्रोता अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बयान राज्य नियंत्रित मीडिया पर तब आए जब उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान में हिंसा और अराजकता की साजिश की थी। खुसूजियत अल-इन फातिमे। इस विद्रोह में अमेरिकी राष्ट्रपति खुद सीधे हस्तक्षेप किया। उन्होंने खुद बयान दिए, वक्तव्य दिए और धमकियां जारी की। उन्होंने देशद्रोहियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से उन व्यक्तियों को संदेश भेजे जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि वे कौन थे और उन्हें आगे बढ़ने और डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा। रविवार को राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा कि सर्वोच्च नेता पर हमला युद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन टिप्पणियों का जवाब देते हुए पॉलिटिको के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि अब ईरान में नई नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है। अमेरिकी कार्रवाई की आशंका में इजराइल ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को देश की संसद को संबोधित करते हुए यह कहा, अगर ईरान ने हमला किया तो हम ऐसी ताकत से जवाब देंगे जैसी उसने पहले नहीं देखी। कोई नहीं जानता ईरान का भविष्य, लेकिन एक बात साफ है, जो भी हो ईरान अब वैसा नहीं रहेगा जैसा वह पहले था। अब ईरानी संसद अध्यक्ष का संदेश है। हम जानते हैं कि हम एक शासन परिवर्तन युद्ध का सामना कर रहे हैं, जिसमें जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका धमकियों को विश्वसनीय बनाना है। उस 12 दिन के युद्ध के दौरान हालांकि वह तैयार था, लेकिन उसे लगातार बढ़ती मिसाइल ताकत के आधार पर फारस की खाड़ी के ऊर्जा बाजारों पर केंद्रित एक भौगोलिक रूप से व्यापक थकाऊ युद्ध छेड़ने का मौका नहीं मिला, जो कम से कम कई महीनों तक चलता। वह उन देशों पर हमला करना चाहता है जिन्होंने व्हाइट हाउस को ईरानी हमले को रोकने से मना किया था। जब कोई सरकार कहती है कि उनका बचने का एकमात्र तरीका युद्ध है, तो वे आपको बता रहे हैं कि वे हार रहे हैं, वे ताकत नहीं दिखा रहे, वे अपनी हताशा दिखा रहे हैं। जब ईरान शासन दुनिया को धमका रहा है, तभी कुछ और भी हो रहा है। प्रतिरोध जीवित है और नए तरीके अपना रहा है। इंटरनेट 12 दिनों से बंद है। शासन मानता है कि सब चुप हो गए हैं। रविवार को ईरानियों ने टीवी पर वो देखा जिसे आयतुल्लाह ने मंजूरी नहीं दी थी। हैकर्स ने ईरानी सरकारी टेलीविजन में सेंध लगाई, सिर्फ एक चैनल में नहीं बल्कि कई अलग अलग चैनलों में। जब दर्शकों ने चैनल बदले, संदेश से बचने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि वह हर जगह था। स्क्रीन पर यही लिखा था, इस्लामी शासन गिर रहा है, ईरान जिंदाबाद, तानाशाह मुर्दाबाद, महिला जीवन आजादी। फिर पूर्व शाह के बेटे रज्जा पहलवी का संदेश आया, सेना और सुरक्षा बल पीछे हट जाएं, लोगों पर गोली चलाना बंद करें और शासन के खिलाफ लड़ें। इंटरनेट बंदी के कारण पुष्टि असंभव है, इसलिए हमें इसकी व्यापकता नहीं पता। लेकिन यह तथ्य कि ऐसा हुआ, यह दिखाता है कि शासन के पास वह पूरी तरह का नियंत्रण नहीं है जो वह चाहता है। इंटरनेट बंद होने पर भी विपक्ष लोगों तक संदेश पहुंचाने के नए तरीके खोज रहा है, वही संदेश जिससे 1969 में शाह सत्ता से हटे थे। अगर 1969 की बात करें तो आज जो हो रहा है वह उस समय से हैरान करने जैसा मिलता है। शासन भी यह जानता है, यही चीज़ है जिससे आयतुल्लाह सबसे ज़्यादा डरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, अगर आप लोग 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो यह वाकई में हमें एल्गोरिदम में बहुत मदद करता है। अब शाह असल में कैसे गिरे, ये है उसकी कहानी। पहले विरोध हुआ, सुरक्षा बलों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को मार डाला, फिर विरोध शांत हो गया और सबको लगा सब खत्म हो गया है। फिर अंतिम संस्कार हुआ, परिवार शोक में जुटा। शोक गुस्से में, अंतिम संस्कार विरोध में बदल गए। लोग मारे गए, अंतिम संस्कार हुए, विरोध बढ़ा। यह चक्र 1 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, जब तक कि शाह को देश छोड़कर भागना नहीं पड़ा। अब यह बताना जरूरी है कि उस समय हुई हत्याएं अभी जो हुआ है उसकी तुलना में कहीं कम थी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। एक शोक सभा में
जहां हाल ही में मारे गए प्रदर्शनकारी को याद किया गया, शोक मनाने वालों ने शेर और सूरज का झंडा लहराया। 1969 की क्रांति से पहले वह ईरान का झंडा था, जो अब ईरानी लोगों की खोई चीजों की प्रतीक है। शासन जानता है कि अंतिम संस्कार खतरनाक हैं, इसलिए वे शव लौटाने के पैसे मांगते हैं और इसी वजह से वे परिवारों को अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसमें वादा किया जाता है कि कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। वे चक्र शुरू होने से पहले ही तोड़ना चाहते हैं, लेकिन 16,000 लोगों को चुपचाप दफनाना संभव नहीं है। खासकर इन आंकड़ों के साथ शासन धीरे धीरे यह समझ रहा है कि उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने कितने लोगों को मार डाला है, इसलिए वे इसे बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। रविवार तक ईरानी अधिकारियों ने 5,000 लोगों की हत्या स्वीकार की है। यह वही संख्या है जिसे वे फिलहाल मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र अनुमान असली संख्या इससे ज्यादा बताते हैं। CBS न्यूज का कहना है कि यह संख्या 20,000 के करीब है। द संडे टाइम्स लगभग 18,000 की रिपोर्ट करता है, लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि यह संख्या 10,000 से ऊपर है। पक्का तौर पर हमें शायद कभी भी सटीक संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात साफ है, यह हालिया इतिहास में नागरिकों का सबसे बड़ा सामूहिक नरसंहार था जो हमने कभी देखा है। यह सिर्फ पत्रकार नहीं, सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रेयस भी बता रहे हैं कि क्या हुआ और शासन कितने समय टिक सकता है। सुनिए, जब कोई शासन देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का जवाब सामूहिक हत्याओं और व्यवस्थित क्रूरता से देता है, तो क्या यह आत्मविश्वास का संकेत है या डर का? यह तेहरान में शासन के शीर्ष पर एकता के बारे में क्या बताता है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सवाल उठाता है कि शासन इस स्थिति को बनाए रखने में कितना सक्षम है। यह शायद इस बात का संकेत है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वे आर्थिक प्रबंधन, वित्त और कई अन्य तरीकों में असफल रहे हैं, और यह इस बात का बड़ा संकेत है कि शासन वास्तव में खतरे में है। मैं कहना चाहूँगा कि यह शासन ईरान इराक युद्ध के बाद से अब तक सबसे बड़े खतरे में है। ये पहले की किसी भी स्थिति से ज्यादा दबाव है। आप जानते हैं, आप सिर्फ पिछले एक दशक या उससे भी अधिक समय में हुई सभी अलग अलग प्रदर्शनों को गिन सकते हैं, और यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि मुझे पहले ही यह उल्लेख करना चाहिए कि ऐसा लगने लगा है कि शासन इसे दबाने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शासन के कार्य टिकाऊ नहीं हैं। आप इसे लंबे समय तक नहीं चला सकते। कई सुरक्षा बल, मिलिशिया, विभिन्न प्रकार की पुलिस घेराबंदी कर रहे हैं। क्रांतिकारी गार्ड्स, कोर, सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन, अन्य सुरक्षा तत्व, आप हर गांव, कस्बे और नगरपालिका में उनके साथ इतने सक्रिय नहीं हो सकते जैसे वे रहे हैं, और फिर से ऐसा करना जारी रखते हैं समय के साथ। सवाल वही है कि कितना समय लगेगा और आगे क्या होगा। शायद अब हम इसमें जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमें वास्तव में पता है कि इस दमन की योजना किसने बनाई, किसने सामूहिक हत्या का आदेश दिया। उसका नाम अली लारीजानी है। वह एक पूर्व शासन अधिकारी हैं और अब वह सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। 8 और 9 जनवरी की घटनाओं का मुख्य योजनाकार वही है, और यह मॉडल उसने तियानानमेन स्क्वायर से सीखा। लारीजानी ने डेंग शियाओपिंग द्वारा 1989 में चीन में विरोध दबाने का अध्ययन किया। योजना साफ है, विरोधियों को मारो, जनता को डरा कर चुप कराओ और सत्ता के लिए थोड़ा आर्थिक खुलापन दिखाओ। यही ठीक वही है जो ईरानी शासन करने की कोशिश कर रहा है। अब एक तियानानमेन शैली की रीसेट। लारीजानी कहते हैं कि उन्हें यह करना पड़ा क्योंकि वह मानते हैं कि इस्लामी शासन ही ईरानियों का भविष्य है। उनका मानना है कि ईरान पर शासन करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जो अभी उनके पास है। सबसे विडंबना यह है कि उनका परिवार ईरान में नहीं रहता। उनकी बेटी यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में वीजा पर रह रही है। इसी वजह से कार्यकर्ता अमेरिकी अधिकारियों से सभी वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के रिश्तेदारों को अमेरिका से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, शासन के लोग अमेरिका की मौत के नारे लगाते हैं
और आज़ादी मांगने वालों की हत्या का आदेश देते हैं। फिर वे अपने बच्चों को उन्हीं पश्चिमी देशों में भेजते हैं जिनसे नफरत का दावा करते हैं। रूसी अभिजात वर्ग के साथ भी यही बात है। वे राज्य टीवी पर जाकर बताते हैं कि नाटो कितना खतरनाक है, पश्चिम कितना बुरा है। इस बीच उनके बच्चे लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क में रहकर उस नाटो सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं जिसे रूस खतरनाक बताता है। शासनकर्ता खुद अपने प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं करते, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। जब अधिकारी अपने परिवार विदेश में सुरक्षित रखते हैं, तब भी ईरान में दमन जारी है। ईरान के चीफ ऑफ पुलिस ने अभी एक अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों के पास आत्मसमर्पण करने के लिए 3 दिन हैं। अगर वे खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं तो उन्हें कम सजा मिलेगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो शासन सख्त कार्रवाई करेगा, जिसका मतलब हम जानते हैं। सुप्रीम लीडर ने ईरान के सभी प्रदर्शनकारियों को भगवान का दुश्मन बताया, जिससे उन्हें बिना मुकदमा या अपील के सीधे फांसी की सजा मिलेगी। शासन सत्ता खोने के डर से हर संभावित खतरे को खत्म कर रहा है। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं हो रहे हों। वीडियो में YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले या फ्रंटलाइन फुटेज विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयर बेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमारी साइट पर विज्ञापन भी नहीं है। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।